हेलो एवरीवन। सो गाइज आई नो दैट जो डे 26 था उसका मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ, बट एंड आज डे 28 है। सो आई एम रियली सॉरी बट आई एम अ लिटिल लेट बिकॉज आई एम कीपिंग नॉट वेल, थोड़ा सा कोई इसीलिए। सो लेट्स स्टार्ट द डे 26 फॉर द पीपल हु डोंट नो। वी आर डूइंग अ कैट 75 हार्ड डे चैलेंज। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है पूरा, जिसमें रोज 99 परसेंटाइल स्कोर करना है उतना। हर एक हम कैट के ओरिजिनल पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर फिगरिंग आउट दैट कैसे ये पेपर सॉल्व करके कैसे इसमें 99 परसेंटाइल लाना है, कैसे कैट के क्वेश्चंस एज अ टॉपर सॉल्व करना है इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम विद ऑल द ट्रिक्स दैट आई कैन टीच यू। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आज हम करेंगे डे 26 का पेपर सॉल्व। एंड बिफोर वी स्टार्ट गाइज आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज, मैंने देखा है दैट वीडियोस पे लाइक थोड़ी कम आ रही है बिकॉज इफ यू डोंट लाइक वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी नहीं, ज्यादा लोग वीडियो देख नहीं पाएंगे, उनको हेल्प नहीं हो पाएगी। हमारे लिए मोटिवेशन कम हो जाता है। सो जस्ट टू मोटिवेट अस फर्दर टू keep posting more stuff, keep posting more videos, please just hit the like button and just comment हो सके तो comment में थैंक यू ऐसा कुछ भी लिख दो, it's absolutely fine. Whatever you think about the video just write it there. चलो let's start with it. हाँ, या सो आज हम सॉल्व करेंगे कैट 2005 का पेपर। तो उन्होंने शायद मेरे डे 75 के जो इंस्टाग्राम रील्स चल रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे हैं जिसमें मैं रोज क्या क्या करता हूँ वो रोज पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें देखा होगा कि डे 26 को मैंने कैट 2005 सॉल्व किया था। कैट 2005 में इतने सारे क्वेश्चन थे, इसमें 2 दिन निकल गए मेरे। मतलब आई कुड कैट 2005 के मैंने 2 शीट्स बनाया फॉर आवर स्टूडेंट्स, जिसमें एक आया था डे 26 और एक उसके पहले भी कैट 2005 सॉल्व किया था। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले वीआरसी से स्टार्ट करते हैं। Each question consists of 4 sentences on a topic. Some sentences are grammatically incorrect. Select the option which has appropriate sentences. हमें जो सही है वो फिगर आउट करना है। चल, so I will read it here with the laser pointer. चल, when Virtuoso teams begin their work, Virtuoso मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप की टीम है, मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, देखते हैं। इंडिविजुअल्स आर इन एंड ग्रुप कंसेंसस इज आउट। मतलब जब वर्टिसो टीम्स काम करती है तब इंडिविजुअल्स के बारे में बात होती है और कॉमन कंसेंसस बाहर निकल जाता है। सबका अपना अपना कंसेंसस, सबका अपना ओपिनियन होता है, कॉमन ओपिनियन जाने देते हैं। एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, हाउएवर, द इंडिविजुअल स्टार्स हार्नेस देमसेल्व्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप। इसमें मुझे इमीडिएटली प्रॉब्लम दिख के आई। गाइज हम नॉर्मली है ना आर्टिकल्स को हल्के में लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, बट व्हाट आई रेकमेंड इज इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस। एज द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, बिकॉज हम पहले हमने किसी प्रोजेक्ट की बात की हुई है, ये जो वर्टुसो टीम्स है उसकी बात की हुई है, तो द प्रोजेक्ट वी आर पॉइंटिंग टू समथिंग, सो दैट इज व्हाई एन आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सेकंड वाला गलत है। Sooner or later, the members break through their own egocentrism and become a plurality with a single-minded focus. With a single-minded focus on the goal. In short, they morph into a powerful team with a shared identity. Perfect. तो A and D सही है। ऐसा लिखते हैं, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2. So that is the right one. Let's go here. Each of the following sentences has a paragraph with one italicized word, one that does not make sense. Choose the most appropriate replacement for the word from the options given below the paragraph. तो ये क्रपिंग को निकाल के ये 4 में से कोई एक वर्ड इसमें करना है रिप्लेस। इंटेलिजेंट design derives from the early 19th century explanation of the natural world given by an English clergyman. Clergyman मतलब a person who works with clergy, जो क्लरिकल काम और वो सब करता है, दैट इज अ क्लर्जीमैन। विलियम पेली। Paley was a popularizer of the famous watchmaker analogy. Proponents of intelligent design are dash Paley's argument with a new gloss from molecular biology. देखो यहाँ पे क्या है, पेली ने कुछ तो ये 19th सेंचुरी में जो इंटेलिजेंट डिजाइन है वो पेली ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था उसके ऊपर बेस्ड है। पेली वो बंदा है जिसने वॉचमेकर एनालॉजी को बढ़ावा दिया, उसको पॉपुलराइज किया, लोगों को बताया कि वॉचमेकर एनालॉजी क्या होता है। तो अब जो नई इंटेलिजेंट डिजाइन है वो पेली की आर्ग्यूमेंट को नया ग्लॉस देती है, मतलब पहले जैसा था उसको एक नए तरीके से दिखाती है।
तो इट हैज टू बी समथिंग विच इज रिपीटिंग, रिपीटिंग वाला कुछ वर्ड होना चाहिए। डिस्ट्रॉइंग तो उल्टा हो जाएगा, टेस्टिंग भी नहीं होगा, क्वेश्चनिंग भी उल्टा हो जाएगा। इट हैज टू बी अ पॉजिटिव वर्ड विच इज रेसरेक्टिंग। ऑप्शन सी, रेसरेक्टिंग मीन्स जो मर चुका है उसको वापस जिंदा करते हैं, तो वो तो बराबर है, बिकॉज ये 19th सेंचुरी की बात है, उसको वापस जिंदा कर रहे हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हेल्प से। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी फिट्स परफेक्टली हियर। इधर एक पैराग्राफ दिया है, लास्ट सेंटेंस डिलीट कर दिया, हमें फिगर आउट करना है कौन सा सही सेंटेंस है। Audiences for crosswords and Sudoku understandably overlap greatly, but there are differences. क्रॉसवर्ड एंड सुडोकू दोनों के जो ऑडियंस है वो ओवरलैप होती है, बट दोनों में बहुत फर्क है। अ क्रॉसवर्ड अट्रैक्ट्स मोर लिटरेरी पर्सन while सुडोकू अपील्स टू अ कीनली लॉजिकल माइंड। सुडोकू लॉजिकल लोगों को पसंद है, क्रॉसवर्ड पसंद है पढ़े लिखे लोगों को। सम क्रॉसवर्ड एंथुसियास्ट turn their nose at सुडोकू बिकॉज दे फील इट लैक्स डेप्थ। क्रॉसवर्ड वाले सुडोकू को हल्के में लेते हैं क्योंकि उनके हिसाब से क्रॉसवर्ड को वोकैबुलरी, नॉलेज, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत पड़ती है। इट टचेज न्यूमरस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड्स एन आहा, आहा मतलब अरे सडनली यूरेका मोमेंट हो जाता है, और टू अलोंग द वे। मतलब इधर क्या बोल रहे हैं दैट जिन लोगों को क्रॉसवर्ड पता है वो लोग सुडोकू को हल्के में लेते हैं। वो लोग बोलते हैं दैट अरे क्रॉसवर्ड में तो ये है, क्रॉसवर्ड में इतना अच्छा है, क्रॉसवर्ड में नॉलेज यूज होता है, वोकैबुलरी यूज होता है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यूज होता है। तो अगर यहाँ पे ये खत्म हुआ तो अब हम सुडोकू की बात करेंगे दैट सुडोकू में क्या उल्टा है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर क्रॉसवर्ड के बारे में कुछ बोला तो सुडोकू उसके एग्जैक्ट सुडोकू के बारे में आप बोलेंगे। सुडोकू ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सरसाइज, ईच वन सिमिलर टू द लास्ट। मेक सेंस। ऑप्शन ए मुझे अब तक तो सही लग रहा है, तो इसलिए उसको मार्क करके रख रहा हूं मैं। सुडोकू इंसिडेंटली इज ग्रोइंग फास्टर इन पॉपुलैरिटी देन, नहीं, यहाँ पे उसका कुछ ऑपोजिट होना चाहिए। दैट क्रॉसवर्ड में ये यूज होता है तो सुडोकू में ये यूज होता है, तो सेकंड वाला गलत। सुडोकू ऑन द अदर हैंड कैन बी अटेम्प्टेड एंड एंजॉय इवन बाय चिल्ड्रन, उधर बड़े लोगों की बात ही नहीं की है। सुडोकू हाउएवर इज नॉट एक्साइटिंग इन एनी सेंस ऑफ द टर्म, नहीं ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। द ओनली आंसर इज ऑप्शन ए जो फिट होता है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। If you guys are understanding this, then I again request just please hit the like button. It really helps us a lot. एंड अगर जेन्युइनली वैल्यू हो रही है तो जाके थोड़ी वीडियो हमारी लाइक कर दो यार, पहले वाली, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कम, बहुत कम यूजर, बहुत कम लाइक्स आए थे। तो यार चलो ये वाला देखते हैं। दिस सेंटेंस इज, अच्छा ये पैराजम्बल है। सिमिलरली टर्निंग टू कास्ट, सिमिलरली आया मतलब इंट्रोडक्शन सेंटेंस नहीं होगा। आई होप यू गाइज हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने बताया है पैराजम्बल्स कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है। सो आई जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद इट नाउ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ऑप्शन ए इज नॉट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। Belonging to a privileged class can help a woman to overcome many barriers that obstruct women from less thriving classes. B can be a starting point. B is a good starting point. हो सकता है बी वाला कोई, हाँ बीई वाला है ऑप्शन, ओके। इट इज द इंटरएक्टिव प्रेजेंस ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ डिप्राइवेशन, these two, it is pointing towards something, cannot be the entry point, cancel। A congruence of class deprivation and gender discrimination can be a blight of lives of poor women, can blight the lives of poor women very severely. Yes, तो ऑप्शन सी और डी मुझे कनेक्टेड दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे दो डिप्राइवेशन की बात चालू है एंड यहाँ पे दो डिप्राइवेशन की बात की है, क्लास की बात की है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की है। तो डी और सी दोनों साथ में आएंगे इन दैट ऑर्डर बाद में। Gender is certainly a contributor to the societal inequality, but it does not act independently of class. Yes, ऑप्शन ई ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है। Similarly, belonging to a privileged class can help a woman to overcome many barriers that obstruct women from less thriving classes. E के बाद B बराबर बैठ रहा है बिकॉज E एंड होता है क्लास पे और B बात कर रहा है क्लास की। मैंने बताया था दैट जब एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों कनेक्टेड है तब वो एक दूसरे के बाद आएंगे सेंटेंसेस। तो ई डी। सिमिलरली टर्निंग टू कास्ट, यहाँ सी में डी सी है, तो देखते हैं यहाँ पे किसकी बात की हुई है। यहाँ पे बात की है क्लास की, यहाँ पे बात की है पैसों की, प्रिविलेज क्लास की। तो यस, ए में कुछ नया ही बोल रहे हैं। सिमिलरली टर्निंग टू कास्ट
Even though being lower caste is undoubtedly a separate cause of disparity, its impact is all the great when lower caste families also happen to be poor. तो ई बी डी सी और फाइनली हम एंड में ए को ले लेंगे, बिकॉज ए कुछ नया ही भलता लेके आ रहा है, वो कास्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे किसके बारे में बात की है? जेंडर, और उसके बाद क्लास के बारे में बात की है। तो कास्ट आया नया, तो हम उसको बाजू में डाल देंगे, लास्ट में डाल देंगे। ई बी डी सी ए, दैट इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। चल, ये आरसी है। ये आरसी को, रुको मैं अपना वीडियो अगर बंद कर लूँ तो तुम्हें पूरा आरसी दिखने लगेगा। यस, now you can see the entire RC. I recommend that please pause the video for like 5 or 6 minutes. मैं भी पढ़ लेता हूँ, तुम लोग भी पढ़ लो RC. It's an important thing to read the entire RC. पढ़ो and try to understand that इसमें शॉर्ट में क्या बताया है। चलो, आई होप तुमने पूरा आरसी प्रॉपरली पढ़ा, एटलीस्ट 2-2.5 मिनट निकाल के तुमने पूरा आरसी पढ़ा। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दैट। चलो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या बोला है? डेरिडा करके एक पर्सन है, वो बोल रहा है दैट लैंग्वेज इतना सिंपल नहीं होता। उसने डीकंस्ट्रक्शन करके एक चीज बताई है। डीकंस्ट्रक्शन मतलब तुम लैंग्वेज में तो वर्ड्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, तुम उनको ब्रेक डाउन कर सकते हो और उनका प्रॉपर मीनिंग समझ सकते हो। एंड वो बोलता है कि एनलाइटनमेंट के परसूट में, मतलब लोगों को जब एनलाइटन होता है, होना होता है, उनको एक बड़ा आदमी बनना होता है, तो तब वो डिफ्रेंशिएट करते हैं वर्ड्स में, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, लाइट हो गया, डार्क हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया। बट द थिंग इज दैट वो बोलते हैं दैट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स है, जिसमें से एक दूसरे वाले से ज्यादा ऊपर है, एक दूसरे वाले से ऊंचा है। मतलब देयर इज गुड, तो गुड होना इज बेटर देन बीइंग बैड, या फिर रिच होना इज बेटर देन बीइंग पुअर। बट डेरिडा क्या बोलता है? वो बोलता है दैट अगर बैड है ही नहीं तो गुड हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर रिलेटिव। अगर कोई बहुत ज्यादा गुड है, मतलब कोई ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा बैड है, तो ही तुम कंपेयर कर सकते हो। अगर इट इज एज गुड एज सेइंग दैट अगर हम सबके पास अंबानी जितने पैसे है तो अंबानी अमीर नहीं है, तो हम सब सेम लेवल पे है। तो अंबानी अमीर है क्योंकि वहां पे गरीब, क्योंकि दूसरी बाजू गरीब लोग भी है। द सेम लॉजिक वर्क्स हियर। सो दैट इज व्हाट डेरिडा सेज। तो वो बोलता है दैट कभी भी एक लैंग्वेज को ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए दैट वो चीजों को अलग अलग तरीके से, या फिर उनको एक हायरार्की में डाले दैट कोई अच्छा है और कोई बुरा है। बिकॉज हर चीज जो ऊपर है उसको कंपेयर करने के लिए कोई नीचे वाला चीज चाहिए ही। इट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाट द एंटायर पैसेज सेज। चल, तो लेट्स ट्राई टू go to the questions. According to the passage, Derrida believes that reality can be construed only through the use of rational analysis. नहीं, वो बोलता है उल्टा rationally नहीं ले सकते तुम, क्योंकि अगर कोई ऊपर वाली चीज है तो नीचे वाली चीज होना जरूरी है, वरना होगा ही नहीं। लैंग्वेज लिमिट्स आर कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी। नहीं, ही इज लाइक परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज बदलो, लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज की समझ बदलो, नजर नहीं नजरिया बदलो। दैट्स व्हाट डेरिडा इज सेइंग। अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विल फैसिलिटेट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ये हवा में से निकला है, ऐसा किधर भी आया नहीं है। We need to uncover the hidden meaning of a system of relations expressed by language. बराबर, अंडरस्टैंडिंग चेंज करना है, परसेप्शन चेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट वन। अकॉर्डिंग टू डेरिडा, लोगोसेंट्रिज्म डज नॉट इम्प्लाई अ टोटलिटेरियन इम्पल्स। मतलब एक डेफिनेटिव दैट ये सही और ये गलत है, एक डिफ्रेंशिएशन दैट ये अच्छा है ये बुरा है, ये अमीर है ये गरीब है, ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा लोगोसेंट्रिसिज्म में होता है। सो वी हैव टू फाइंड लोगोसेंट्रिसिज्म में क्या नहीं होता अकॉर्डिंग टू डेरिडा। ओके, ये तो होता है, तो ये कैंसिल। अ डोमेन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज, यस। जो रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है उसका एक डोमिनियन होना चाहिए। दैट अगर समझो इंग्लिश इज द डोमिनियन डोमिनेटिंग लैंग्वेज, तो उसका ही मेन डोमेन होगा, उसकी ही पकड़ होगी ये लोगोसेंट्रिसिज्म पे, और बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देयर इज नो फ्री फ्लो बिटवीन लैंग्वेजेस। इंटरडिपेंडेंस ऑफ मीनिंग्स ऑफ डाइकोटोमस टर्म्स, दिस इज व्हाट शुड बी। वो बोल रहा है दैट ये चीज होनी चाहिए बट नहीं है। ओके, सो नहीं है, दिस इज ऑप्शन सी विच इज द राइट आंसर। वो नहीं है, दैट इज वाई। अ स्ट्रैटेजी दैट सीक्स टू सप्रेस हिडन मीनिंग्स इन अ टेक्स्ट, नहीं वो स्ट्रैटेजी वो तो है। अकॉर्डिंग टू हिम लोगोसेंट्रिसिज्म की वजह से हिडन मीनिंग छुप जाता है, सो वो तो है। विच वन डज नॉट इम्प्लाई, वी हैव टू फाइंड आउट, नेगेटिव निकालना है। According to passage, Derrida believes that system of binary opposition
बाइनरी ऑपोजिशन, जैसे मैंने बोला अच्छा बुरा अमीर गरीब सही गलत, ये इसके बारे में डेरिडा बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन डज व्हाट, ऐसा ब्रैकेट अगर हम अंडरलाइन कर दे यहाँ पे डैश बना तो डज व्हाट आएगा। तो रिप्रेजेंट्स अ प्रायोरिटाइजेशन और हायरार्की, यस ये हमें, ये जो नीचे वाला पूरा इधर है इसमें हायरार्की ही बात चल रही है। ये देखो हायरार्की, मतलब एक चीज ऊपर और एक चीज नीचे, ऐसा बताया दैट एक चीज बुरा एक चीज अच्छा। तो ऑप्शन ए अब तक तो मुझे सही लग रहा है। रिकनसाइल्स कॉन्ट्रडिक्ट्स एंड कंट्रडिक्शंस एंड ड्युअलिटीज, नहीं इट कॉजेज ड्युअलिटीज, उसकी वजह से ड्युअलिटी बनता है बाइनरी की वजह से, तो ये गलत, वो तो ऑपोजिट है। वीकन्स द प्रोसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड ऑर्डरिंग द ट्रूथ, नहीं। deconstructs, वो तो नहीं ही करता है, अकॉर्डिंग टू हिम इट डज नॉट कंस्ट्रक्ट deconstruct reality, so that is the exact opposite of what it does. Option A is the right one. Derrida rejects the ideas of definitive authority of the subject because कोई भी सब्जेक्ट पे एक डेफिनेटिव अथॉरिटी, कोई एक चीज का होल्ड होना, कोई एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे तगड़ी होना, उसके बारे में डेरिडा रिजेक्ट करता है, क्योंकि why does Derrida reject that one thing holding the power over everything else? Interpretation of text may not make the unseen visible. Yes, because अगर इंग्लिश भाषा में कुछ लिखा है, मैं फॉर एग्जाम्पल समझो अगर मैं बोलूँ दैट ये बुक है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, इसको इंग्लिश में लिखा है, बट अगर यही चीज हिंदी में लिखी हो तो कभी कभी कुछ शब्दों का मीनिंग बहुत अलग निकलता है। कुछ शब्दों में ज्यादा डेप्थ होती है, अगर तुम ये लैंग्वेज में बोलो और वो लैंग्वेज में बोलो तो वो डेप्थ में बहुत फर्क पड़ जाता है, बिकॉज परसेप्शन में बहुत फर्क पड़ जाता है, राइट। तो या सो दैट इज वाई interpretation of text may not make the unseen visible, according to him that is the reason. So option A seems right अब तक। देखते हैं आगे। The meaning of the text is based on binary opposites, ऐसा तो नहीं बोला है किधर भी, मीनिंग के बारे में बात ही नहीं की है। The implicit power relationship is often ignored, नहीं, in fact they give into the implicit power relationship because of binaries, because of definitive authority, वो पावर प्ले आ जाता है, so that is why C गलत है। An act, any act of interpretation must refer to what the author, ये हवे में से बात की है, इधर ये किधर भी नहीं दिया होगा। So answer is option A, which is clearly stated in the passage, not clearly, it is indirectly stated in the passage। तो यहाँ पे DCAA, that is the answer। चलो ये वाला भी पैसेज प्रॉपरली पढ़ लो, टेक सम टाइम, रीड दिस पैसेज प्रॉपरली। मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ। नाउ यू गाइस पॉज द वीडियो, रीड द पैसेज, टेक 2.5 मिनट्स 3 मिनट्स, मोबाइल पे टाइमर रखो एंड स्टार्ट रीडिंग। चलो चलो, आई होप तुम लोगों ने एक्चुअली पूरा रीड किया। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, वैसे छोटा सा दिखता है बट ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जो आजकल काफी चल रहा है। इट इज सेड अबाउट गेम्स ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब गेम्स ऑफ स्ट्रैटेजी में क्या होता है दैट एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, दैट मुझे कोई चीज चाहिए जो किसी और को भी चाहिए, बिकॉज अब सारी मल्टीप्लेयर गेम्स होती है, अकेले की गेम्स नहीं होती। सो यू हैव पीपल विथ हुम यू हैव सिमिलर इंटरेस्ट, बट जिनके साथ तुम्हारा इंटरेस्ट कोई चीज में सिमिलर है उनके साथ भी कोई चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट ऑपोजिट होगा ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दैट मैं और मेरा दोस्त राहुल है, हम दोनों को ये वाली गेम में हमें हराना है बॉस को। हम्म, बट अगर मुझे उस बॉस को हराना है सिर्फ मेरी पावर प्रूव करने के लिए, तो मैं उस बॉस को जिंदा छोड़ना चाहता हूँ, सो दैट मैं उसको अपना स्लेव बना सकूं। जबकि राहुल वो बॉस पे बहुत भड़का हुआ है, तो वो उस बॉस को मारना चाहता है। हम दोनों का इंटरेस्ट वही है, दैट हम दोनों बॉस को हराना चाहते हैं, बट एक जगह पे हम फर्क करते हैं, दैट इज मैं उसको हार के हरा के जिंदा रखना चाहता हूँ, राहुल उसको मार डालना चाहता है। दिस इज हाउ गेम्स वर्क, मल्टीप्लेयर गेम्स में ऐसा ही होता है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट साइकोलॉजिकली बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं गेम खेलने के चक्कर में, जिसकी वजह से ये सी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड बाद में उन्होंने एग्जांपल लिया है दैट जो गेम्स होती है जिसमें कोई सबका सेम ही होता है, जिसमें कोई लेयर्स नहीं होते साइकोलॉजिकल या फिर कोई पर्सपेक्टिव या फिर जो चॉइसेस है उनके कोई लेयर्स नहीं होते, वो गेम्स बोरिंग हो जाती है। लाइक टिक टैक टो, वो जो एक्स एंड जीरो हम खेलते हैं उसे टिक टैक टो बोलते हैं। तो एक्स एंड जीरो बोरिंग हो जाता है बिकॉज उसमें सबको सेम ही चीज चाहिए, दैट इज मेरे 3 की लाइन बन जाए और मेरा गेम खत्म। इसीलिए चेस इंटरेस्टिंग है, बिकॉज चेस में क्या होता है, चेस में तुम कभी कभी अपना एक पौधा भी मार देते हो, पौना या पौधा अपना एक तुम
एक सिपाही को भी मार डालोगे सो दैट तुम अपनी रानी को बचा सको, तुम शायद अपनी रानी को मार डालोगे क्योंकि अपने राजा को बचा सको। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तुम बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ खेलते हो, जिसकी वजह से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। सिमिलरली वो बात करते हैं दैट जब भी कोई भी चीज में रैशनल, अगर रैशनल पूरा हो जाए, तो रैशनल जो चीजें पूरी, जिसके पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग हो सकता है, वो चीजें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। बट जिस चीज में रीजनिंग प्रॉपर नहीं होता, जिसमें रैशनल प्रॉपर नहीं बैठता, वो वाली चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती है साइकोलॉजिकली। ओके, ये बोला है पूरे वाले पैसेज में। आई होप तुम्हें यही समझा। ये मतलब मैंने बस ऊपर ऊपर से मोटा मोटी बता दिया है। अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस के लिए इतना समझना काफी हो जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, तो अब मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पे बोली गई है, उस हिसाब से मैं सिर्फ वो एरिया वापस पढ़ लूंगा। According to the passage, internal conflicts are psychologically more interesting than external conflicts because internal conflicts rather than external conflicts form an important component of serious literature. गलत। Only juveniles or very few adults actually experience external conflict, while internal conflict is more widely prevalent in the society. गलत। मोस्ट लोगों का एक्सटर्नल conflict होता है, पैसेज में तो ऐसा बोला गया है। In situations of internal conflict, individual experience a dilemma in resolving their own preferences for different outcomes. वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने बताया, मैं और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों उसको हरा के बाद में जिंदा रखे या उसको मार डाले, ये हमारे बीच में डिलेमा हो जाएगा, विच इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज हम दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है दैट उसको हरा के क्या करना है बॉस को। सो दैट इज ऑप्शन सी फिट्स हियर। देयर आर नो थ्रेट्स टू द रीडर और इन केस ऑफ, गलत कुछ भी। ऑप्शन सी इज द राइट वन, which according to the author would qualify as interesting psychology. A statistician's dilemma over choosing the best method to solve an optimization problem. नहीं, देखो वेरी सिंपल, जिस चीज में कुछ सही के लिए कुछ गलत भी करना पड़ेगा, वो चीज हो जाती है इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर। स्टैटिस्टिशियन को क्या करना होता है, उसको तो बस जो फॉर्मूला है फॉर्मूला का और इजी बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कोई गोल ही नहीं है। सो ऑप्शन ए गलत। चेस चेस के बारे में तो बात की है, चेस के बारे में मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया दैट मुझे कभी कभी रानी बचाने के लिए मेरा सिपाही मारना पड़ेगा, राजा बचाने के लिए रानी को भी मारना पड़ेगा। सो दिस अकाउंट द ऑथर इज राइट, डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है। अ माउंटेनियस चॉइस ऑफ बेस्ट पाथ, नहीं, मैं कोई भी पाथ सिलेक्ट करूं, मुझे फाइनली पहुंचना तो माउंटेन के ऊपर ही है, गलत। अ फाइनेंस मैनेजर्स क्वांडरी ओवर द बेस्ट वे ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, नहीं, उसका भी सेम ही पॉइंट है, उसका भी वही है दैट ये रास्ता पकड़ो या वो रास्ता पकड़ो, मुझे फाइनली तो पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। According to the passage, which of the following options uh, about the application of game theory to a conflict of interest situation is true? अटपटा क्वेश्चन। गेम थियरी जो मैंने पहले समझाया दैट गेम्स में कैसे मेरी और राहुल की अनबन हो जाती है बिकॉज अलग हमारा गोल होता है, उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे लगाएंगे। चल, अज्यूमिंग दैट रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर ऑप्शंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेयर्स, ये तो दिया हुआ है, हम इसको यूज कैसे करेंगे वो पूछा है। एक्सेप्टिंग दैट इंटरेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स आर ऑफन इन कन्फ्लिक्ट, हमें बेसिकली ये बात मान लेनी चाहिए दैट जो भी प्लेयर्स है उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनका कहीं ना कहीं अनबन होगा ही। बट वो अनबन होने का मतलब ये नहीं दैट हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। मैं और राहुल तब तक साथ में काम करते हैं जब तक बॉस को हरा नहीं देते हैं, बाद में डिसीजन लेंगे दैट क्या करना है, बाद में मैं और राहुल डिसाइड करेंगे, पर तब तक हम दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा। ऑप्शन बी सूट्स अब तक। ऑल ऑफ दी अबाउ तो होगा नहीं क्योंकि वन नहीं है, नॉट एज, और डी और सी वाला ऑप्शन दिया नहीं है तो सी को भी चेक मत करो। सो दैट इज वाई ओनली ऑप्शन बी। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अ साइंटिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ डिटेक्टिव बिकॉज साइंटिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिटेक्टिव। इसका एक बार देख लेते हैं दैट कहाँ पे दिया हुआ है, कुछ तो दिया था बट शायद मेरे दिमाग से निकल गया है। कहाँ गया मेरा माउस, ये रहा। साइंटिस्ट डिटेक्टिव, हम्म नहीं दिया हुआ है, तो ये हमें अपने हिसाब से, हमें अपने दिमाग से ही निकालना पड़ेगा ऑप्शंस के बेसिस पे। तो हमें पैसेज का अंडरस्टैंडिंग यूज करना है और ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली थोड़े टफ हो जाते हैं, ठीक है।
The problem solving process of a scientist is different from that of a detective because साइंटिस्ट मेरे हिसाब से इसमें ये होना चाहिए दैट साइंटिस्ट कोई पर्टिकुलर गोल लेके हमेशा नहीं चलता, वो रिसर्च करते रहते हैं देखने के लिए कि आगे क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिसिन में रिसर्च चालू है, वो रिसर्च करते रहते हैं थिंकिंग दैट ये नहीं तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो अगर तुम्हें पता है या नहीं, बट सुपर ग्लू एक्चुअली हम वो सुपर ग्लू बनाने की ट्राई कर ही नहीं रहे थे। वो एक्चुअली ट्राई कर रहे थे चश्मे के लिए एक लेयरिंग बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट लेयरिंग बनाने के लिए, कांच के लिए वो ट्राई कर रहे थे, पर वो बन गया सुपर ग्लू। तो वैसे साइंटिस्ट होता है, बट डिटेक्टिव क्या होता है, डिटेक्टिव को पता है मुझे उस बंदे को गलत प्रूफ करना है या फिर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। मैं ये रास्ते से जाऊँ या वो रास्ते से, मुझे निकालना है, तो फाइनल गोल वही है। साइंटिस्ट का फाइनल गोल तय नहीं होता। साइंटिस्ट स्टडी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाइल डिटेक्टिव्स रियल डील विद, नहीं इनएनिमेट नहीं होता है, कभी कभी साइंटिस्ट ह्यूमंस पे भी काम करते हैं, गलत। साइंटिस्ट स्टडी नोन ऑब्जेक्ट्स, गलत, साइंटिस्ट अननोन भी देखते हैं, इसलिए तो साइंटिस्ट है वो। Scientists study phenomena that are not actively altered, while detectives deal with phenomena that have been deliberately influenced to mislead. Uh, हो सकता है शायद, मतलब इसका मीनिंग वो बोल रहे हैं साइंटिस्ट जो चीज नेचर में है वैसी की वैसी है उसको पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, जबकि डिटेक्टिव वो चीज कर रही है जिसमें उन्होंने कोई तो एक जाल बिछाया हुआ है। साइंटिस्ट कोई जाल को नहीं खोलता ना, बिकॉज साइंटिस्ट अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ट्रीट कर स्टडी कर रहा है तो वो कुछ अलग करके अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा नहीं, जबकि डिटेक्टिव को वो छुपे हुए में ढूंढना पड़ेगा कि सच क्या है। सो ऑप्शन सी थोड़ा बैठ रहा है दिमाग में। लेट्स सी। Scientists study psychologically interesting phenomena, while detectives deal with adult analogs of juvenile adventure tales. ये भी मेरे ख्याल से कुछ भी it doesn't make any sense. So option D cancel करते हैं. Let's go on with option C. That is the option according to me which fits perfectly. So this ends our VRC section. अब हम जाएंगे LR पे। चलो ये उठाते हैं ये वाला LR पजल। A table below reports the gender, designation, and age group of employees in an organization. It also provides information on their commitment to projects coming up in the months of Jan, Feb, March, April, as well as their interest in attending workshops, BO, CS, and EG. For each workshop, 4 employees are to be sent, of which at least 2 should be females, at least 1 should be young. No employee can be sent to a workshop in which he or she is not interested. Okay. मतलब सारे में से एटलीस्ट 2 फीमेल होनी चाहिए, एक टीम में 4 जन की टीम बनेगी, 1 2 3 एंड 4, एटलीस्ट 2 फीमेल होने चाहिए, मतलब 2 और मोर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होंगे नंबर ऑफ फीमेल्स। यंग पर्सन एटलीस्ट एक होना चाहिए, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा यंग पर्सन की जो टीम बनेगी वो। बाद में कोई भी उसको जो इंटरेस्ट है वही वाले सेमिनार में पार्ट लेगा, किधर भी पार्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पे समझो अगर अंशुल को इंटरेस्ट है खाली CS और EG में, तो उसको BO में नहीं भेजेंगे, उसको सिर्फ CS या फिर EG में ही भेजेंगे। एंड बाकी और रूल्स दिए हुए हैं दैट कम्युनिकेशन वाला जो है, जो जनवरी में काम करता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बैठ सकता, जो फरवरी में काम करता है वो BO नहीं बैठ सकता, एंड जो मार्च में काम करता है वो E-गवर्नेंस नहीं बैठ सकता। ओके तो यहाँ पे अंशुल को देखेंगे तो अंशुल तो दोनों काम नहीं कर सकता, बिकॉज अंशुल जनवरी की वजह से CS नहीं करेगा, मार्च की वजह से EG नहीं करेगा। ओके चलो इसमें ऑब्वियसली हमें क्वेश्चंस पे ही जाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। Assuming that Parul and Hari are attending a workshop on CS, पारुल एंड हरी, तो पारुल हरी के एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। पारुल हरी, पारुल इज अ फीमेल, हरी इज अ मेल। मेल आई मतलब, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है इन बिटवीन है, हरी इज इन बिटवीन, पारुल इज यंग। ओके गुड, तो यंग आ चुका है कोई एंड ये इन बिटवीन है, तो नॉट यंग, बेसिकली यंग नहीं है, तो एक यंग आ चुका है। देयर शुड बी 1 मोर फीमेल इन द टीम, एटलीस्ट 1 मोर फीमेल। विच वन ऑफ दीज कैन अटेंड द CS वर्कशॉप, देखते हैं। चलो लेट्स जस्ट रैंडमली पिकअप। फतिमा जीना, FZ, F किधर गई, फतिमा, इसको क्या अटेंड करना है, CS। फतिमा को CS में इंटरेस्ट है, बट CS में रूल क्या दिया है, जनवरी वाला CS नहीं बैठ सकता, तो फतिमा में जनवरी है क्या,
हाँ, फातिमा में जनवरी है तो वो सी एस नहीं बैठ सकती, तो फातिमा कैंसिल। तो फातिमा जीना कैंसिल कर देंगे। अंशुल एंड यामिनी, ए एंड वाई, हमने तो ए देख लिया, ए कोई भी नहीं बैठ सकता, बिकॉज जनवरी है तो सी एस नहीं, मार्च है तो ईजी नहीं बैठेगा। तो डी एंड लावण्या, डी देखते हैं। डी, जनवरी है तो सी एस नहीं बैठ सकता, तो दोनों में से किसी का भी जनवरी नहीं होना चाहिए। राहुल एंड यामिनी, राहुल में जनवरी नहीं है और सी एस में इंटरेस्ट है, बराबर है। यामिनी में जनवरी नहीं है और सी एस में इंटरेस्ट है, बराबर है। तो राहुल यामिनी फिट्स परफेक्टली। हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट अटेंड मोर देन वन वर्कशॉप, तो हमें सारे एम्प्लॉयज का देखना पड़ेगा दैट वो कितने वर्कशॉप्स बैठ सकते हैं। ओके, अंशुल जीरो बैठेगा, ये तो हमने देखा। अ, ये फेब की वजह से बीओ नहीं बैठेगा, मार्च की वजह से ईजी नहीं बैठेगा, बराबर। ये देखो, सी एस जनवरी वाला नहीं बैठ सकता, बीओ फेब्रुवरी वाला नहीं बैठ सकता, ईजी मार्च वाला नहीं बैठ सकता। अब देखते हैं, कैन नॉट अटेंड, एंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कैन नॉट अटेंड मोर देन वन वर्कशॉप, तो एक वर्कशॉप होगा तो भी चल जाएगा। कैन नॉट अटेंड मोर देन वन, ये दोनों तो आ गए। ये जनवरी सी एस नहीं बैठेगा, बट फेब्रुवरी बीओ, ये दोनों नहीं बैठेगा, सो इवन दिस विल नॉट सेट फॉर आइदर। हम्म, बट एक मिनट, हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स बोला है, तो एग्जीक्यूटिव्स को ही देखेंगे, सबको नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव देखना है। दैट इज, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे। हम सिर्फ ये छह को चेक करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव जैन की वजह से, हाँ ये बैठेगा। अप्रैल, किसी अप्रैल से फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बीओ ईजी दोनों बैठेगा, सो दिस विल बी टू। बाद में ये गायत्री विल बी फेब मार्च, मार्च की वजह से ईजी नहीं बैठ पाएगी, सो शी विल सिट फॉर वन। ओके, सो ये मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, तो गायत्री अपनी आंसर है। लेट्स सी मोर। एग्जीक्यूटिव में जैन अप्रैल, अप्रैल वाला जो है तो ये दो बैठ पाएगा, सो कालिंदी विल नॉट बी आर आंसर बिकॉज वो दो बैठ पाएगी। बाद में और एक एग्जीक्यूटिव, फेब्रुवरी एंड अप्रैल, अप्रैल इधर दो है तो ये सी एस भी बैठ सकता है और ईजी भी बैठ सकता है, सो दिस वन विल बी सेट फॉर टू, बिकॉज सी एस और ईजी दोनों का रेस्ट्रिक्शन कौन सा है, जनवरी और मार्च, इसीलिए। ओके, चल। बाद में ये वाला, उर्वशी, फेब्रुवरी एंड मार्च, तो शी विल सिट फॉर वन, सो दैट इज वाई शी इज वन ऑफ आवर आंसर्स। एंड ये वाई, जनवरी और मार्च, जनवरी मार्च, तो सी एस ईजी नहीं बैठेगा, सिर्फ बीओ बैठेगा, दैट विल बी वन। इवन जीना इज वन ऑफ आवर आंसर्स, सो द आंसर शुड बी थ्री एग्जीक्यूटिव्स। ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी बॉम्बे। विच सेट ऑफ एम्प्लॉयज कैन नॉट अटेंड एनी ऑफ द वर्कशॉप, कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे। ऐसे कौन होंगे, हमने देखा अंशुल और बुशकांत तो है जो कोई भी नहीं बैठेंगे। ए बी, बी वाला पक्का कोई नहीं बैठेगा, हाँ बी वाला भी कोई नहीं बैठेगा, तो ए बी सी ये तीनों होने चाहिए आंसर में। ए बी सी, ए बी सी नहीं है, ए बी सी नहीं है, ए बी सी नहीं है, ए बी सी नहीं। अच्छा, तो इसमें सारे के सारे नहीं दिए, हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। ए हो सकता है, सी हो सकता है, तो हमें सारे ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे, वी कांट हेल्प। ईश्वर और लावण्या देखते हैं दैट ये कोई भी वर्कशॉप बैठ सकते हैं क्या, लेट्स चेक। ईश्वर का क्या सीन है, फेब्रुवरी अप्रैल, फेब्रुवरी में बीओ नहीं बैठ सकता ना, हाँ फेब्रुवरी इज बीओ, तो ई विल ऑल्सो नॉट सिट फॉर एनी, ये भी जीरो बैठ जाएगा, तो यस, तो ई बराबर बैठ रहा है। लावण्या देखते हैं, कैन लावण्या सिट फॉर एनी, फेब अप्रैल, अप्रैल दो में इंटरेस्ट है तो यस ये बैठ सकती है, ये दो बैठ सकती है, तो वन इज नॉट आवर आंसर। हमें ऐसा ऑप्शन निकालना है जिसमें चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक भी वर्कशॉप बैठता है। ए बी जी यू, ए बी तो है, जी और यू को देखते हैं। जी कितने बैठेंगे, फेब मार्च, फेब मार्च, ईजी के लिए मार्च, सो दिस विल बी यस, गायत्री एक भी नहीं बैठ रही है, यहाँ पे वन नहीं आएगा, जीरो आएगा, सॉरी। फेब एंड मार्च, एंड गायत्री के साथ उर्वशी, लेट्स लुक एट उर्वशी।
उर्वशी फेब और मार्च की वजह से इजी नहीं बैठेगी, वर्क्स। तो ए बी जी यू चारों कोई भी नहीं बैठ रहे। ओके, सिंस हमें मिल गया है दैट ए बी जी यू चारों में से कोई कुछ नहीं बैठ रहा, हम सी और डी को नहीं देखेंगे बिकॉज ये एल आर पजल्स है, इसमें रिपीट नहीं होता और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है बोथ बी एंड सी या बोथ बी एंड डी। ओके, सो द आंसर विल डायरेक्टली बी ऑप्शन डी एंड दैट इज आवर आंसर। अच्छा हो गया, अब डी आई पे जाते हैं, चलो चलो लेट्स स्टार्ट विद डी आई। The Management Institute was established in 2001 with 6 faculty members in the departments. No faculty member retired or joined the institute in the first 3 months of 2000. मतलब we are only taking the years as April से March, मतलब वो financial year ले रहे हैं Indian. In the next 4 years, the institute recruited one faculty member in each of the 4 areas. All these new faculty members who joined the institute subsequently over the years were 25 years old at the time of their joining the institute. All of them joined the institute on April 1st. During these 4 years, one of the faculty members retired at the age of 60, and the following diagram gives the area-wise average age. अब देखो, वेरी सिंपली एक चीज समझो, जब कोई 25 साल का नया टीम में ऐड होगा तब पूरी टीम की एवरेज एज गिर जाएगी बिकॉज लोग होंगे पुराने जो होंगे वो बड़ी एज के होंगे। ये टेबल देख के पता चल रहा है, ये ग्राफ देख के पता चल रहा है। तो एक बार जब फॉल आ रहा है बड़ा, दैट इज बिकॉज कोई 25 साल का ऐड हुआ है, एक जन रिटायर हुआ, तो इनमें से एक ऐसा साल होगा जिसमें 2 बार फॉल आया है। दैट हैज टू बी द वन जहां पे 25 साल का पर्सन ऐड हुआ है, जहां पे 60 साल का पर्सन रिटायर हुआ है। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे देखते चलो, इधर एक फॉल एंड उसके बाद द प्रूफ फॉर दैट इज जब जब ये एक एक साल, सबकी एज एक एक साल से बढ़ रही है तो एवरेज एज भी एक एक साल से बढ़ेगी। तो यहाँ पे मार्केटिंग में यहाँ पे कोई 25 साल का आया, एक ईयर से एज बढ़ी, एक ईयर से एज बढ़ी, सबकी एवरेज एज इंक्रीज हुई। यहाँ पे एक जन की एज बढ़ी, एक जन की एज बढ़ी, और यहाँ पे 25 साल का कोई ऐड हो गया। इन फाइनेंस यहाँ पे कोई रिटायर हुआ शायद, बाद में यहाँ पे कोई 25 साल का आया और सबकी एज एक साल से बढ़ी, तो यहाँ पे कोई रिटायर हुआ, दिस इज द रिटायरमेंट। एंड यहाँ पे, यहाँ कोई रिटायर नहीं हुआ, यहाँ कोई 25 साल का आया एंड यहाँ से एक साल एज बढ़ी, यहाँ से एक साल एज बढ़ी। ये हम एटलीस्ट ग्राफ को पढ़ना सीख गए। लेट्स गो ऑन टू द सम। फ्रॉम विच एरिया डिड द फैकल्टी मेंबर रिटायर, तीसरा वाला दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस में से कोई रिटायर हुआ। फाइनेंस में से कोई रिटायर हुआ, ऑप्शन ए। जिस कंफर्म यहाँ पे, हाँ बराबर है। Professor Navesh and Devesh, two faculty members in the marketing area, who have been with the institute since its inception. 2000 की साल से वो लोग इंस्टीट्यूट में हैं। Share a birthday which is on 20th November. One was born 1947, one was born 1950. In 2005, what is the age of the third faculty member who had been in the same area since inception? ये कौन सा है? मार्केटिंग में। मार्केटिंग मतलब ये वाला 49.33 is the average age of how many people? मार्केटिंग में 3 लोग थे। 49.33 is the average age of 3 people, जिनमें से 2 की एज कितनी है? 47, 50, 2000, बट नवंबर में बर्थडे है और ये अप्रैल की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी 49 years एंड दिस गाय विल बी 52 years। बट इनकी एवरेज एज 49.33 है, इसके एक ऊपर, तो यहाँ से अगर 3 का फर्क है तो यहाँ से 2 का फर्क लेंगे, 47। तो 47 is the age of the third person, the third faculty member in 2000. तो 2005 में उसकी एज कितनी हो जाएगी? 47 plus 5 and that is 52. Option D. In which year did the new faculty member join the finance area? Finance में नया कब join हुआ? 2001, 2002 में कोई ऐड हुआ, Option C. What was the age of the new faculty member who joined the OM areas as on April 1, 2003? OM में कब ज्वाइन किया किसी ने? 2001 में किसी ने ज्वाइन किया एट 25, तो 26, 27। 2007 में द पर्सन विल बी 27 years old, ऑप्शन सी। दैट इज द वे दैट यू सॉल्व दिस DI। दिखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पर एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी था। तो वही बोल रहा हूँ दैट देखो
कैट में, ओके लेट मी जस्ट शेयर द स्टॉप द स्क्रीन से। कैट में लोग, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग ऑन द वीडियोस दैट सिर्फ इजी वाले क्वेश्चंस उठाता है। आई एम लाइक कि क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें फाइनली 99 परसेंटाइल लाने से मतलब है क्या? आई एम अहमदाबाद बोलने वाले, नहीं नहीं, तुमने तो इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए तो तुम्हें मैं एडमिशन नहीं दूंगा। उसने टफ वाले क्वेश्चन से 99 परसेंटाइल है, मैं उसको एडमिशन दूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द होल पॉइंट बिहाइंड टेकिंग द एग्जाम इज फॉर यू टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज अ इजी क्वेश्चन। So this entire point of the 75 hard series is to make sure that you recognize the questions very quickly. 100% मार्क्स तो किसी को लाने नहीं है। तो तुम्हें अगर पता है that तुम अगर कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करके इजी तरीके से तुम रिजल्ट निकाल सकते हो, तो तुम्हें खाली फोकट में 50 टन के पत्थर क्यों उठाना है? समझ रहे हो? सो इट डज मेक सेंस फॉर यू टू एक्चुअली थिंक दैट ओ माय गॉड ये तो इजी वाला ही क्वेश्चन नहीं। और मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठाता हूँ, आई पिक अप द, आई डोंट इवन टेक द क्वेश्चंस, माय टीम पिक्स अप द क्वेश्चंस एंड आई जस्ट सिंपली सॉल्व देम। So so please make sure that you guys understand, CAT is all about strategy, and by strategy I mean select the right questions. अगर तुम गलत क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे तुम्हारी गेम तुम वहीं पे खत्म कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है दैट 100 किलो का पत्थर उठा के ही मेरा काम हो जाएगा तो तुम गलत हो, वो पत्थर को धक्का मार के भी काम हो सकता है। सिंपल। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब आ जाता है क्वांट्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वांट्स। ये पहला सम। A chemical plant has 4 tanks A, B, C, D, each containing 1,000 liters of chemical. The chemical is being pumped from one tank to other as follows. कितने हैं A, B, C, D? 4 टैंक्स है। तो let's make a diagram. A, B, C and D. ये चार एक दूसरे में खेल रहे हैं। From A to B 20 liters per minute. C to A 90 liters per minute. A to D 10 liters per minute. C to D 50 liters per minute. B to C 100 liters per minute. D to B 110 liters per minute. अब हम देखते हैं किसमें ओवरऑल पर मिनट प्लस माइनस कितना हो रहा है। ए को मिल रहा है 90, ए दे रहा है 30, सो एवरी मिनट ए विल बिकम प्लस 60। बी को मिल रहा है 110 और 20 130 और वो दे रहा है 100, सो बी विल बी प्लस 30 एवरी मिनट। डी को मिल रहा है 60, डी में से निकल रहा है 110, सो डी विल बी माइनस 50 पर मिनट। सी इज यहाँ पे 100 140 माइनस 40 पर मिनट। तो सबसे पहले खाली होने वाला होगा डी, वो 50 पर मिनट भेज देता है। ओके, सो विच टैंक गेट्स एम्प्टीड फर्स्ट एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट एम्प्टी आफ्टर द पंपिंग स्टार्ट्स। सारे 1000 लीटर्स की कैपेसिटी है, ये पर मिनट 50 पंप करता है, नेगेटिव 50 पंप करता है, तो 50,000 20 मिनट्स लगेगा उसको, एंड डी विल बी द फर्स्ट वन, ऑप्शन 3। सिंपल। It wasn't something that required formulas or all of that. It was simply that could have been done just by using pure, simple, basic logic. Okay. Whew. Ram and Sham run a race between points A and B 5 kilometers apart. 5 किलोमीटर दूर है पॉइंट A एंड B. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इनका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। Ram starts at 9 a.m. with a speed of 5 kilometers per hour. B reaches B and returns to A at the same speed. Sham starts at 9:45 from A at the speed of 10 kilometers per hour, reaches B and comes back to A at the same speed. At what time do Ram and Sham first meet each other? चलो देखते हैं। जब ये शाम निकलता है तो राम इज हियर 9:45. At 9:45 Sham is here, Ram is here. When Ram reaches here, तब Sham will reach half the spot because Sham का speed double है राम से। तो when Ram is here, that is when Sham reaches here. अब distance कितना है? The distance
अब तक कितने बजे है, क्योंकि 15 मिनट हुए, तो दिस इज 10 PM। 10 बजे श्याम यहाँ है, राम यहाँ है। आफ्टर दैट द डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर्स, और वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड्स को ऐड कर देंगे। 10 5 15 किलोमीटर्स पर आवर। तो 2.5 कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 60, 10 मिनट लग जाएंगे। सो दैट इज, इन दोनों को कंबाइंड इतना टाइम, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 मिनट लगेगा। ऑलरेडी 10 बजा था, 10 बज के 10 मिनट, दैट इज व्हेन दे विल मीट। व्हाट टाइम डज श्याम टेक ओवर राम? ओके, श्याम टेक्स ओवर राम। अब यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में वापस 15 मिनट लगेगा। एट 10:15 राम विल अगेन बी हियर एंड श्याम विल बी हियर। श्याम यहाँ पे, राम यहाँ पे एट 10:15। अब श्याम इज गोइंग टू राम विथ अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और उनके बीच में डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर का। सॉरी, उनके बीच में डिस्टेंस है 1.25 किलोमीटर का, बिकॉज 1/4 है ना। तो 1.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 इंटू 1.25 विल गिव मी 15। 15 मिनट लगेगी उनको मिलने के लिए आफ्टर दिस। 10:15 से 15 मिनट एक्स्ट्रा विल बिकम 10:30, एंड दैट विल बी ऑप्शन बी। चल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A telecom service provider engages male and female operators for answering 1,000 calls per day. Male can operate 40 calls, female can operate 50 calls per day. The male gets fixed wage of 250 and 300, and male gets 15 per call he answers and female gets 10 per call she answers. To minimize total cost. तो पहले कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकालना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी मेल ऑपरेटर्स शुड द सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉय, अज्यूमिंग दैट he has to employ 7 of more than 7 of the 12 ऑपरेटर्स अवेलेबल। 7 से ज्यादा फीमेल ऑपरेटर्स चाहिए। तो पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1,000 कॉल्स है टोटल, उसमें से 40 मेन आंसर करते हैं पर आवर, प्लस 50 फीमेल पर डे, सॉरी पर डे, एंड दिन के टोटल 1,000 कॉल्स। तो इससे हमें फीमेल के नंबर्स कितने हो सकते हैं? 8 9 10 11 एंड 12, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन 7 ऑफ द 12। तो यहाँ पे लेट्स चेक। अगर मैं 50 में ये सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बिकॉज नंबर ऑफ मेन कांट बी अ डेसिमल वैल्यू, राइट। तो अगर मैं 8 अज्यूम करूँ, तो द वैल्यू विल बिकम 400 एंड m का वैल्यू विल बिकम 15। तो मेल्स एंड फीमेल्स द ऑप्शंस विल बिकम 15 एंड 8। ओके, 9 करूँ तो 450 हो जाएगा, इधर डेसिमल आएगा। सेम विथ 10, सेम विथ 11। 12 देखते हैं, 12 में कितना आ जाएगा? 12 600 एंड ये m का वैल्यू हो जाएगा 10। सो देर आर 2 केसेस। वन केस 15 men 8 women, एंड सेकेंड केस 10 men and 12 women। अब देखते हैं प्राइसिंग कितना बैठ जाएगा। प्राइसिंग विल बी, एक तो उनका फिक्स्ड वेज दैट इज 250 m प्लस जितने भी ये पर कॉल आंसर करते हैं, तो अ मैन आंसर्स 40 कॉल्स इनटू 15 पर कॉल वो आंसर करता है। सो दैट इज 40 इंटू 15 600 प्लस 600, और ऐसा हर एक मैन को जाता है। दिस विल बी द टोटल मनी स्पेंट ऑन मेन। सिमिलरली फीमेल्स का करते हैं, दैट इज 300f प्लस 50 इंटू 10, दैट इज 500f इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो देखते हैं टोटल कॉस्ट ये कितना हो जाएगा। 850m प्लस 800f equals to total cost. We have to minimize this. Now, if we have to minimize the cost, we cannot take 15 and 8, because अगर 15 इधर करेंगे, 8 इधर ही 6,400 बन जाएगा। 15 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, we'll have a 8,500 plus 4,250, 4,250 6,500, काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो 19,000 के ऊपर जा रहा है। एंड ये 12 एंड 10, तो ये 8,500 बन जाएगा। 8,500 प्लस 9,600 गिविंग यू 18,100।
So in the second case, the total becomes 18,100. And in the first case, the total is going above 19,000. In the first case. So it's better that we take the second case. How many female operators required for the job? 12. That is how we get the option C as the answer. Let's go to the next one. 3 Englishmen and 3 Frenchmen work for the same company. Each of them knows a secret not known to others. They need to exchange these secrets over person-to-person phone calls so that eventually each person knows all 6 secrets. None of the Frenchmen knows English and only one Englishman knows French. This is a huge hint. That किसी को इंग्लिश नहीं आता और सिर्फ एक इंग्लिश वाले को फ्रेंच आता है. So वो वाला बंदा जो भी है वो बीच में रहेगा. इसको E1 ले लेते हैं और बाकी जो इंग्लिश बंदे हैं उनको E2 ले लेते हैं और यहाँ पे फ्रेंच बंदों को F1, F2 and F3. What is the minimum number of phone calls needed for the above purpose? बहुत सिंपल है, बिकॉज इंफॉर्मेशन पहले तो ऐसे ही जाएगा. द इंफॉर्मेशन हैज टू गो इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये वाले भेजेंगे तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. सो अदर वे अराउंड. तो अगर मैं F से चालू करूं, F1 अपना सीक्रेट F2 को बताएगा, F2 को 2 सीक्रेट्स पता है. ये राउंड के बाद F3 को 3 सीक्रेट्स पता है, E1 को 4 सीक्रेट्स पता है, E2 को 5 एंड E3 को अब 6 के 6 सारे सीक्रेट्स E3 को पता है. बट नाउ अंडरस्टैंड, अब E3 पीछे जाएगा, अब दिस वन हैज टू गो पीछे, राइट? तो पीछे जाने में कितने राउंड्स हो जाएंगे? दैट इज ये 1 2 3 और 4. अच्छा नहीं, E2 और E3 में से दोनों में से किसी को भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा. इट कैन बी E2 और E3 बिकॉज फाइनली आंसर तो E1 के थ्रू ही जाने वाला है. सो यू कैन टेक आइदर ऑफ देम. वो लोग जाते हैं E1 को जवाब बताने, तो अब E1 नोज ऑल 6 सीक्रेट्स. E1 को सारे 6 सीक्रेट्स पता है. E1 बताएगा F3 को जिसको सारे 6 सीक्रेट्स पता है. F3 बताएगा F2 को जिसको अब सारे 6 सीक्रेट्स पता है, और वो बताएगा F1 को जिसको सारे 6 सीक्रेट्स पता है. तो ऐसे करके यू कैन से दैट इनको सारे 6 सीक्रेट्स पता है. एंड वाई मैं E1 और E2 ले रहा हूँ, बिकॉज ये एक ही कॉल में बात करेंगे ना, तो सेम कॉल पे ही E3 उसको सारे सीक्रेट्स बता सकता है. मतलब E3 एंड E2 कैन शेयर देयर सीक्रेट्स. सो दैट मीन्स E2 को भी 6 के 6 सीक्रेट्स पता चल गए हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. बिकॉज मैं वापस E2 E3 को कॉल करेगा, सीक्रेट बताएगा, बाद में कॉल कट करके वापस थोड़ी कॉल करेगा, सेम कॉल में ही डिस्कस कर लेंगे. एंड दैट इज वाई इन दोनों को एक एक्स्ट्रा कॉल की जरूरत नहीं है. फाइनली यू आर लेफ्ट विद ओनली 9 कॉल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ देम. दैट इज योर आंसर. 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 एंड ये हो गया 9. टोटल 9 कॉल्स में सबको सबके सीक्रेट्स पता चल जाएंगे. दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. For a positive integer n, the Pn denotes product of digits n and Sn. Denote the sum of the digits of n. Sn denotes the sum of the digits of n. The number of integers between 10 and 1000 for which Pn plus Sn equals to n is. This is a complicated one. चलो पढ़ते आगे. We'll take the two 10 से 1000 के बीच में हो सकता है. Between them मतलब it has to be at least 11 and maximum 999 ऐसा होगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. अगर मैं एक 2 डिजिट नंबर पकड़ू तो आई कैन टेक इट एज 10A प्लस B. 10A प्लस B मैं नंबर को ले सकता हूँ. अगर वैसा किया तो Pn क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. सो दैट विल बी AB एंड Sn विल बिकम सम ऑफ द डिजिट्स, दैट इज A प्लस B. तब मुझे यहाँ पे क्या बोला है? ऐसा नंबर निकालना है जिसमें AB प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 10A प्लस B. तो AB इज इक्वल टू यहाँ पे चला जाएगा 9A, तो B इज इक्वल टू 9. A कैंसिल हो जाएगा दोनों बाजू, तो B इज इक्वल टू 9. और B कौन सा है? B है राइट वाला नंबर. सो द नंबर्स कैन बी, और
ए का वैल्यू नहीं पता, तो ऐसी कितनी वैल्यूज मिलेंगी हमें? 19, 29, 39, 49, 59, डॉट 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 99 तक हमें ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि हमने सिर्फ टू डिजिट नंबर लिया है ना, 10a+b, इसलिए सो यू विल गेट 99। ऐसी 9 वैल्यूज मिल गई हमें, टू डिजिट नंबर में ऐसी 9 वैल्यूज है। अब चलो 3 डिजिट ढूंढते हैं। चलो 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 100a +10b+c, और यहाँ पे क्या दिया है? abc+a+b+c इज इक्वल टू ये वाला नंबर, दैट इज 100a +10b+c। तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू 99a +9b, ये आ जाएगा। तो ओके, नाउ ए बी सी 9b। अब इससे कैसे आगे बढ़े? ओके, नाउ अंडरस्टैंड, इन तीनों का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 999। अगर मैं 999 ले लूँ तो यहीं पे 999 आ जाएगा, अगर मैं ए का वैल्यू 9 ले लूँ तो बी का वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। सो दिस नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू दिस नंबर, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। मतलब आर एच एस कैन नॉट बी ग्रेटर देन एल एच एस, बिकॉज ये इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे तो 99, बीसी को 99 लियो तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे हिट हो जा रही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, एंड दैट इज वाई देर इज नो सच 3 डिजिट नंबर। तो ऐसे सिर्फ 9 नंबर्स हो सकते हैं। इट कैन बी ऑप्शन डी। इट्स जस्ट अ लॉजिकल डिडक्शन ऑफ द सम, नथिंग एल्स। if f if x is greater than equal to y and y is greater than 1, the value of expression log x log to the base x plus y plus log to the base y plus x can never be. ओके, तो पहले इसको ऐसे ले लेते हैं, log to the base x plus y, इसको स्प्लिट करते हैं, log to the base is x minus log to the base x of y प्लस सेम चीज यहां पे करेंगे, log y to the base y प्लस log x to the base y। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको हम कुछ, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको हम नहीं, यहाँ भी माइनस आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बिकॉज वो डिवाइड है ना, इसीलिए। एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, टोटल 2 माइनस इसका वैल्यू एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम दिस एज a, 2 माइनस a माइनस 1/a। ओके, ये आ गया। तो इसका वैल्यू अब हम क्या ले सकते हैं? कैन नेवर बी। ये तो वही फॉर्मेट में है ना, दैट इज, अगर माइनस बाहर ले लिया तो दिस विल बी a इंटू -2a इंटू 1/a प्लस 1/a। तो इसको रूट a ले लेंगे, एंड वी विल टेक दिस एज रूट a स्क्वायर, दिस ऑल्सो एज 1/√a का स्क्वायर। So what we have here is minus of root a minus 1/√a the whole square, इसका पूरा स्क्वायर करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, एंड इसका वैल्यू कभी भी, बिकॉज नेगेटिव दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, सो दिस वैल्यू कैन नेवर बी अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मैक्स इसमें वही हो सकता है अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया, दैट इज, अगर हम इसको 1 पकड़ ले तो 1 माइनस 1/1 इज 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन कम, दैट इज 0। बाकी सारी वैल्यूज में ये नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट इज वाई ऑप्शन डी कैन नेवर बी द आंसर, प्योरली बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है। ओके, चल, लेट्स मूव अहेड।
यहाँ पे है ना गाइस, लेट्स अरे यार ये टफ है। हम्म हमें ये नहीं पता, हमें पूरा रीजन फाइंड करना है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, बिकॉज हमें मॉड दिया हुआ है, ट्राई टू चेक। अब जब ऐसा दिया होता है तब यू कैन चेक, अगर तुम सारे जो भी एक्स और वाई है उनकी वैल्यूज को उल्टा कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, फिर भी आंसर क्या इसी का नेगेटिव हो जाता है। जस्ट चेक इफ इट्स कमिंग प्रॉपरली। ये देखो, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको नेगेटिव बना दो। क्या करेंगे, दैट इज -x -y, ब्रैकेट में डाल दो, प्लस -x + y इक्वल्स टू -4। ये चेक करो, इधर माइनस कॉमन आ जाएगा, x + y, इधर माइनस बाहर निकाल दो, x - y इक्वल्स टू -4। ये पूरा माइनस ले लो, x + y प्लस x - y equals to -4. And finally, what you are left with is the same equation again, x + y plus x - y equals to 4। ये तुम्हें ऐसा कैसे, जो हमारा मेन इक्वेशन था वही मिल गया ना, वैल्यूज ऑपोजिट करने के बाद भी। दिस शोज दैट अंडर नॉर्मल सिनेरियो, दिस शोज दैट जो ये एक्स और वाई की वैल्यूज है वो चारों क्वाड्रेंट में सिमिलर रहेगी। मतलब ये एक सिमेट्रिक बनेगा, दैट विल बी ऐसा टाइप का फिगर बनेगा। ओके, मतलब ये जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, ये जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसा टाइप का, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, वैसा टाइप का, एंड एक्स वाई दोनों नेगेटिव, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। सो नाउ लेट्स सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस। ये हम लेते एक्स प्लस वाई, ये मॉड है तो इधर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज ले लेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स एंड प्लस y - x equals to 4। सो वी विल गेट यहाँ पे y कैंसिल होके x का वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, 2x = 2। सो x = 2 आएगा इन दिस सिनेरियो, x = 2, एंड यहाँ पे y = 2 आ जाएगा, सेम रीजन। अगर ऐसा हो जाएगा देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 2,2। तो दिस इज 2,2, दिस इज 0,0। तो ये लेंथ हो गई 2, ये लेंथ हो गई 2, इस पूरे का एरिया हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। तो ये पूरा रीजन है, इन सब का सेम हो जाएगा, 4 4 4 4 करके 16। ओके, दैट इज योर आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय इन दी एग्जाम, ऑनेस्टली ये सब छोड़ने लायक है, करने लायक नहीं है, बिकॉज हर बार ये लगता नहीं और हर बार ये स्ट्राइक नहीं होता। इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट शुड बी लेफ्ट, ऐसा ज्यादा अच्छा है अगर इसको छोड़ दिया तो। Consider a triangle drawn on the xy plane with three vertices, 41 0 0 41 0 0। 0 0। चल ये 0 है, x नहीं है। Find the number of coordinates with integer coordinates inside the triangle including all the points on the boundary। गाइज लगता टफ है, एक्चुअली टफ नहीं है। ये देखो, टॉप पॉइंट पे कितने पॉइंट्स है जिसके इंटीजर है, एक। उसके बाद हम 0,40 पकड़ेंगे, इधर कितने हो जाते हैं, दो, 3 0,39, 1 2 and 3, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5। ऐसा चलता रहेगा, राइट? ऐसा चलता ही रहेगा, इसके अंदर चलता ही रहेगा। सो दिस इज बेसिकली यू जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द सम। तुम्हें सम निकालना है, सम ऑफ व्हाट, 0 से 0 0 39 40 40 40 40 41। तो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टिल, ऐड करके 0 39 39 39 तक हमें निकालना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ऐसा ऐड करके कंटिन्यूसली जाएंगे 39 एंड इसमें भी क्या करेंगे हम 39 तक जाएंगे एंड हमें बोला है दैट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन बाउंड्री, तो बाउंड्री वाले नहीं गिनेंगे, तो हम पहला पॉइंट इसको गिनेंगे, तो हमें बस अंदर वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो इसीलिए हम 41 तक नहीं जा रहे, हमने लास्ट के दो निकाल दिए बिकॉज इसमें बीच में कोई पॉइंट नहीं आता ना, इसीलिए। तो ये 0 39 तक जाएगा, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 39, दैट इज 39 + 40 डिवाइडेड बाई 2। अरे 39 × 40 डिवाइडेड बाई 2, 2780। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कभी भी ज्योमेट्री वाले सम्स ड्रॉ कर दिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, रिलेटिवली इजी हो जाते हैं। चलो लेट्स मूव अहेड। What is the distance between two parallel chords 32 24 in length of circle radius 20 centimeter? बहुत ही इजी सम है ये वाला, तो मतलब ओरली सॉल्व होना चाहिए फॉर द पीपल हु आर वेल वर्स्ड। ओरली सॉल्व होने वाला समय है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये है एक, ये है दूसरा। ये पहला केस है जब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है। हम इसको ले लेते हैं सेंटर। और ये दूसरा बन जाएगा। ये हम सीधा इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। इधर क्या दिया हुआ है, टू पैरेलल कॉर्ड्स 32 एंड 24, सो दिस हैज टू बी 16 16। नीचे वाला हो जाएगा 12 एंड 12। रेडियस तो हमें पता है 20 ही है, तो ये सारे के सारे 20 ही होंगे। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बैठता है फॉर द पीपल हु नो। 12 16 20, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 16 20, यहाँ आ जाएगा 16। दिस एंटायर लेंथ कैन बी either 16 + 12 that is 28 if both are on the opposite sides of the center। अगर ये दोनों सेम साइड पे है तो यहाँ पे ये 12 वाला यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बी 16 - 12, तो 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी, 4 और 12, इन दोनों में से कोई एक होगा आंसर। बहुत इजी सा सम। अच्छा, let S be a digit set of 5-digit numbers formed by digits 1 2 3 4 5 using each digit exactly once, such that exactly two odd positions are occupied by odd digits. What is some of the digits in the rightmost position of the numbers in S? Sorry, जो भी राइट मोस्ट डिजिट्स बनेंगे उनका सम निकालना है ऑफ ऑल सच नंबर्स। चलो, दिस वन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ध्यान रखो। पेन क्यों नहीं चल रहा? हाईलाइटर चल रहा है, हाँ चल रहा। ओके, इसमें गाइज एक तो हमें क्या बोला है दैट ऑड प्लेसेस पे सिर्फ दो ऑड नंबर्स आ सकते हैं। ऑड प्लेसेस मतलब कौन से, 1 2 3 4 5। तो या तो ये दो प्लेसेस पे हम ऑड नंबर्स को ले लेंगे, या फिर ये दो प्लेसेस पे ऑड नंबर्स को ले लेंगे, या फिर ये दो प्लेसेस पे ऑड नंबर्स को ले लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस केस। ये वाले केस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऑड नंबर्स को ले लेंगे, तो इधर ऑड नंबर्स कितने हैं ये दो जगह पे, इट कैन बी 1 3 5। तो 3p2 दो जगह में तीन चीजें कर सकते हैं, तो देयर विल बी 6 वेज टू डू इट। एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 4, तो इधर आने के दो हो जाएंगे, दो तरीके। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो बच गया वो 5 के साथ आएगा, सो देयर विल बी 2 वेज ऑफ सॉर्टिंग दैट आउट ऑल्सो। तो ये इतने नंबर ऑफ वेज तो हो जाएंगे। तो देर आर टोटल 24 वेज, 6 × 4। अब उसमें से हम डिवाइड करते हैं 24 को। 12 केसेस ऐसे बनेंगे जब यहाँ पे 2 होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है ना, या तो एंड पोजिशन पे 2 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है। सो वी हैव 12 केसेस ऑफ हैविंग 2 एट द लास्ट प्लेस, 12 केसेस ऑफ हैविंग 4 एट द लास्ट प्लेस। सो वी विल हैव 12 जब इधर 2 होता है लास्ट प्लेस पे,
प्लस 12 जहां पे 4 होता है लास्ट प्लेस पे, सो द टोटल वी गेट एज 12 6 72। 72 ऐसा है इन द फर्स्ट केस, दिस इज द टोटल ऑफ ऑल द लास्ट डिजिट्स। ओके, तो हमें 72 मिला फर्स्ट केस का। लेट्स गो टू द अदर टू केसेस। केस 1 इक्वल्स टू 72। अब देखते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में कौन सा केस पकड़ना है? चलो ये वाला केस पकड़ते हैं, जब ये दोनों नंबर्स पे ऑड नंबर्स हो सकते हैं, दैट इज 1 3 एंड 5। एंड तीसरा भी केस ले ही लेते हैं बाजू में, दैट इज ये दोनों पोजीशंस पे 1 3 5 आ जाएंगे। ओके, तो इनको भरने के कितने तरीके हैं? देखो यहाँ पे तो 1 3 5, तो इधर वापस कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके। लेट्स स्टार्ट विथ वन केस, दैट इज हम 1 और 3 को ही लेते हैं, 1 3। तो इनको भरने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं भरने के। यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आ सकता है? सिर्फ 2 और 4। और यहाँ पे वापस वो तरीके हो जाएंगे जब यहाँ पे 2 और 4 आएगा। तो जब यहाँ पे 1 भर रहा हूं मैं, इनको भरने के 2 तरीके हैं और इसको भरने के 2 तरीके हैं, दैट इज 4 वेज विथ 1 एट द लास्ट स्पॉट। 4 वेज विथ 1 एट द लास्ट स्पॉट। ओके, यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली, यहाँ पे भी हम 1 को रखते हैं, तो इसको भरने के 3 और 5, हम 1 3 ही पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही 3 ही आ सकता है। यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है 2 और 4, 2,4। एंड जो बचा हुआ है वो 5 के साथ यहाँ आएगा। सो इवन इन दिस केस देयर विल बी 4 वेज ऑफ हैविंग 1 एट द लास्ट प्लेस। ओके, जब लास्ट प्लेस पे 1 है तब ऐसे 4 तरीके हैं इधर और 4 तरीके हैं इधर, सो दैट इज टोटल 8 वेज। बट दैट इज इन द कंडीशन दैट हमने 1 3 लिया। व्हाट इफ हमने 1 5 ले लिया? उसके भी 8 तरीके हो जाएंगे, so that is 16। There are 16 ways in which the last digit can be 1। सेम लॉजिक यूज करके there are 16 ways जिसमें 3 आ सकता है, there are 16 ways जिसमें 5 आ सकता है। तो इनका लास्ट डिजिट्स का टोटल कितना हो जाएगा? 16 जिसमें 1 आएगा, प्लस 16 जिसमें 3 आएगा, प्लस 16 जिसमें 5 आएगा। So that is 1 3 5 5 5 5 9 144। So you have to now figure out 144 plus 72, 216। That should be your answer। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो यस दैट्स ऑप्शन बी 216। कॉम्प्लिकेटेड सम अगेन एग्जाम में आए तो छोड़ने लायक सम है, एक्चुअली सॉल्व करने लायक सम नहीं है ये। अगर तुम्हें पीएनसी का प्रॉपर एकदम आइडिया है तो ही सॉल्व करो, वरना मत सॉल्व करो। द डिजिट्स ऑफ a 3-digit number a are written in reverse order to find another number 3-digit number b। if b is greater than a and b minus a is perfectly divisible by 7, then which of the following is necessarily true? ओके, अब देखो 3-digit नंबर है, तो 3-digit नंबर के हम जो यूनिट्स है, जो डिजिट्स है, वो डिजिट्स को ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो ए नंबर क्या बन जाएगा? 100x प्लस 10y प्लस जेड। बी क्या बन जाएगा? इसका उल्टा, 100z प्लस 10y plus x। Now we know b is greater than a, so this is greater than a। Okay, and we also know that b minus a is perfectly divisible by 7। तो b minus a करो, ये माइनस हो जाएगा, so it will be 99 z minus x। 99 into z minus x is divisible by 7। पर 99 तो डिविजिबल बाय 7 नहीं है, उसमें 7 का फैक्टर आता ही नहीं है। सो वी नो z माइनस एक्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 7। अगर z माइनस एक्स डिविजिबल बाय 7 है, बट इनकी वैल्यूज क्या है? ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, सो द वैल्यूज कैन बी 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक, राइट? यस, 0 से लेके 9 तक हो सकता है। तो नाउ वी हैव टू फिगर आउट दैट ऐसी कितनी वैल्यूज है जिसमें 7 आता है, कि जब z और x को माइनस करो तो 7 आ जाएगा, ऐसी कितनी वैल्यूज है? ऑल्सो
x cannot be 0 and z cannot be 0, the values cannot be 0 purely because अगर ये 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, अगर z 0 आ गया तो ये भी 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. सो दे कैन नॉट बी 0. इनका वैल्यू होगा 1 से 9 तक. सो 1 से 9 तक में दीज वैल्यूज कैन बी 9,2 और दे कैन बी 8,1, जहां पे ये z और ये x हो जाएगा और ये z और ये x हो जाएगा. ओके. सो ये जो हमें नंबर्स मिलेंगे इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है. पहले तो हम पकड़ते हैं z का सबसे छोटा वैल्यू दैट इज 8 एंड x का सबसे छोटा वैल्यू दैट इज 1. तो 1/8 एंड इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है. द सबसे बड़ा वैल्यू कैन बी 2/9, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी ना, इसके ऊपर वैल्यू जाएगी नहीं. सो जो अपना नंबर है दैट इज a विल बी बिटवीन दीज ओनली. ये कोई इक्वेशन में बैठता है. 299 is less than 299 100. So I guess option B is the one, only one which suits, because यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे सबसे क्लोज है. 106 के सबसे नजदीक है, 299 के सबसे नजदीक है. दिस कैन बी द मैक्स वैल्यू. ओके. बिकॉज मैक्स वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, y को 0 कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा. y कैन बी 0, तो इधर 0 एंड यहाँ पे हम ले लेंगे मैक्स वैल्यू विल बी 299. तो आई वुड से दैट 108 से 299, जिसके सबसे नजदीक वाली वैल्यू इज ऑप्शन बी, दैट इज 106 से 305. दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू इन दिस सम. चलो लेट्स मूव अहेड. डन हो गया. सो गाइस वी आर डन विद द पेपर कैट 2005. क्वांट्स थोड़ा टफ था बट डोंट वरी दैट मच बिकॉज क्वांट्स ओवर इयर्स इजी होता गया है. LRDI ओवर इयर्स टफ होता गया है, तो LRDI इतना इजी नहीं आएगा और क्वांट्स इतना टफ नहीं आएगा कैट 2023 में. I hope you guys liked the video. If you did, please drop a like. Show us that you actually like the video. सिर्फ बोलो मत, please also show it. And just drop a comment that you like the video और इसमें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया. Okay? चलो, bye everyone.